Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Humanities Mania. So, students, today we are going to discuss a very important topic of class 10th social science, that is the rise of nationalism in Europe, and the topic is the unification of Italy. देखिए, when we talk about the unification of Italy, इसमें मिड 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ठीक है, इटली देखिए, यूनिफिकेशन से पहले क्या सिनारियो था कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट किंगडम्स. 7 डिफरेंट किंगडम्स में इटली वाज डिवाइडेड, इट वाज नॉट इंटीग्रेटेड. ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए, कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरीज लोग हुए जिन्होंने दे ट्राइड टू इंटीग्रेट, कि इटली को क्या कर दिया जाए, इटली को इंटीग्रेट कर दिया जाए, इटली को यूनिफाई करने के लिए दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट. बहुत सारे स्ट्रगल किए उन्होंने. ठीक है, बहुत सारे तमाम मेजर्स लिए, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई. ठीक है, क्यों? इटली को यूनिफाई करने के लिए. ठीक है, और उन्हीं सीक्रेट सोसाइटी और उन्हीं लोगों के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ठीक है, देखिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में ये यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, इटली वाज पोलिटिकली फ्रैगमेंटेड इनटू 7 स्टेट्स. 7 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था. ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि एक करने के लिए बहुत सारी चीजें कही गई. ठीक है, क्या कहा गया कि जो इटालियन लैंग्वेज है ये क्या होनी चाहिए, जैसे उस जमाने में कॉमन नहीं थी, बाद में कहा गया कि भाई क्या होना चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, जिससे सारे लोग क्या हो सके, एक हो सके. नेक्स्ट देखिएगा आपके उसमें बहुत सारे, जैसे 7 जो किंगडम्स के बारे में वी आर डिस्कसिंग, तो इसमें वे से कि देखिए, एक तरफ ये सारे रीजन है, रीजन कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, और कौन कौन कंट्रोल करता था. ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेट को लेके अलग अलग लोग कंट्रोल किया करते थे. जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द सार्डिनिया पिएडमोंट, सार्डिनिया पिएडमोंट कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन रूल कर रहा था, इटालियन प्रिंसली हाउस कंट्रोल कर रहा था. ठीक है, और ये किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, और ये इनका बहुत बड़ा रोल है. जब इटली यूनिफाई हो गया तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहां का मोनार्क बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. ठीक है, और सार्डिनिया पिएडमोंट एक लौता एक ऐसा अकेला प्रिंसली स्टेट था जो कि ओरिजिनल जो इटली के जो रूल थे, मोनार्क के द्वारा रूल किया जा रहा था. ठीक है, बाकी सारे इटली के ऊपर डिफरेंट रूलर्स का जो रूल था. ठीक है, जैसे हम बात करें अगर इटली के नॉर्दर्न रीजन की, तो नॉर्दर्न रीजन कौन रूल कर रहा था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. ठीक है, नॉर्दर्न रीजन ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहे थे. इटली का जो सेंट्रल रीजन था, सेंट्रल रीजन पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था. आप जानते हैं पोप के बारे में, वी हैव डिस्कस दैट पोप क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े जो लीडर होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज पोप. ठीक है, उनको पोप कहते हैं. नेक्स्ट है आपका सदर्न रीजन. तो सदर्न रीजन कौन रूल कर रहा था, सदर्न रीजन वाज रूल्ड बाय द बॉर्बन किंग्स. कहां के, स्पेन के. ध्यान रखिएगा, ये स्पेन के बॉर्बन किंग्स थे. तो स्पेन के बॉर्बन किंग्स के द्वारा इटली का सदर्न पोर्शन रूल किया जा रहा था. ठीक है, किंगडम ऑफ द, इसको कहा जाता है किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज. ठीक, तो ये सदर्न रीजन था. नेक्स्ट वेल डिस्कस अबाउट, अगर हम अदर फीचर्स की बात करें आपके इटालियन यूनिफिकेशन में, अब देखिए, तो इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों का, इटली को यूनिफाई करने में इटली एक क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है. ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जिसेप मजीनी की. ठीक, 2 क्रांतिकारी जिनका बहुत बड़ा रोल है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे जिसेप मैजिनी एंड गैरिबाल्डी. उसके बाद उसके अलावा काउंट डी कैवर है. ठीक है, तो सॉट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम क्या चलाया, यूनिटेरियन इटालियन रिपब्लिक के लिए. ठीक है, 1830s में शुरुआत हो गई थी. 1830 से तमाम सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जाने लगी थी. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है होगा, जैसे कि पहला है यंग इटली, दूसरा है यंग यूरोप. तो इस तरह की चीजें हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली एंड यंग यूरोप. यंग इटली कहां, मार्सिलेज में बनाए, यंग यूरोप बर्न में. और क्या बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कि गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स. की गॉड क्या कह रहे हैं कि नेशंस कैसे होना चाहिए, नेचुरल यूनिट्स होने चाहिए. ठीक है, और इटली भी एक क्या होना चाहिए, यूनिफाई होना चाहिए. सो इटली कुड नॉट रिमेन अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट, ताकि और इटली भी एक स्टेट यूनिफाई होना चाहिए, एक बड़ा स्टेट होना चाहिए, ना कि एक पैचवर्क होना चाहिए छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स और किंगडम्स का. ठीक है, और उन्होंने एक बड़े लेवल पर अपराइजिंग लीड किया, एक 1831 में और दूसरा 1848 में. one in 1831, the other in 1848.
बट क्या हो गया, दोनों फेल हो गया, उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। बहुत उनके नेशनल आइडियाज बड़े लेवल पर जो है वो नेशनल इस फीलिंग को क्या हुआ, उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है, बड़े लेवल पर लोगों को इंस्पायर किया, ठीक। एंड कहा जाता ना, वैसे कहा हुआ था कि इंस्पायर्ड द जनरेशन, तो बड़े लेवल पर उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, ठीक। अब देखिएगा कि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज, जब इंडिया में जब रेवोल्यूशन चला, जब इंडिया में नेशनलिज्म आया, तो यहां भी बहुत सारी भारत में सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट काउंट कैमिलियो डी कैवर एंड जिसेप गैरीबाल्डी। सी गैरीबाल्डी, व्हेन वी से अबाउट गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी भी एक बहुत बड़ा नाम है। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है इटली को यूनिफाई करने में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि जिसेप गैरीबाल्डी, तो ही ज्वाइन माज़िनी की यंग इटली को ज्वाइन किया और क्या चलाया, पार्टिसिपेट किया या अब रिपब्लिकन अपराइजिंग में। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, दैट इज रेड शर्ट मूवमेंट। रेड शर्ट मूवमेंट, ये भी जिसेप गैरीबाल्डी के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। 1860 में उन्होंने फेमस क्या लीड किया, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, बहुत बड़े मूवमेंट को लीड किया जिसेप गैरीबाल्डी ने, कहां, साउथ इटली में, ठीक है। देन मार्च किया, कहां मार्च किया, ये साउथ इटली में जो किंगडम ऑफ टू सिटीज था, यहां पर मार्च किया और बड़े लेवल पर सपोर्ट लोग हासिल किया, किसका, लोकल पेजेंट्स का, और बड़े लेवल पर जो स्पेनिश बॉर्बन रूलर्स थे उनको क्या किया, वहां से भगा दिया, ड्रोव आउट, ही ड्रोव आउट द स्पेनिश बॉर्बन रूलर्स। इसके अलावा इसमें और लोग भी हैं, जैसे हम बात करते हैं और लोगों में काउंट कैमिलियो डी कैवर की, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पिएडमोंट के, ठीक। तो इनका भी एक बड़ा रोल रहा है और इन्होंने एक बड़े लेवल पर एक टैक्टफुल, एक डिप्लोमेटिक अलायंस बना लिया था, किसके साथ, फ्रांस के साथ, नेपोलियन थर्ड के रेन में 1859 में। बस मकसद एक ही था कि इटली को क्या करना, यूनिफाई करना है, और बड़े लेवल सक्सीड हो गए थे ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करने में और ड्राइव आउट इन 1859। और नॉर्दर्न इटली को इन्होंने लिबरेट कर लिया, तो सदर्न इटली से भी अपना जो है वो उन्होंने एक बढ़ाया, अपना सपोर्ट लिया, और उसके अलावा नॉर्दर्न इटली में भी, ठीक है। तो ये थे आपके काउंट कैमिलियो डी कैवर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें पर्सन रहे हैं और जो बाद में इटली के मोनार्क भी बने हैं, दैट इज द विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट विक्टर इमैनुअल सेकेंड, तो ये भी एक लेटर चल के जो किंग बन गए थे सार्डिनिया पिएडमोंट के, है ना। Now assume the responsibility of unifying Italian states through war after the revolutionary failures of 1831 and 1848। देखिए इनके पास भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक, इटली को क्या करने की, यूनिफाई करने की। और देखिए इन्होंने भी, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इटली को यूनिफाई करने में। और जब इटली यूनिफाई हो गया तो यूनिफाइड इटली के ये क्या बना दिए गए, ये किंग बना दिए गए, और ठीक है, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड फॉर्मली प्रोक्लेम्ड किया गया 1861 में इनको किंग ऑफ द यूनिफाइड इटली, यूनाइटेड इटली इन 1861, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, इसमें कुछ डिस्कस किया हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में। और क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें बड़े लेवल पर ये सारी क्रोनोलॉजी हुई है कि कब कौन से इवेंट्स हुए हैं। देखिएगा जैसे कि 1831 से यूनिफिकेशन का जो सीक्रेट सोसाइटी बनना और यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया 1831 से 1848, ठीक है। लेकिन अर्ली जो रिवोल्यूशन थे बहुत सारे फेल्ड रिवोल्यूशंस हो गए थे शुरुआती दौर में। उसके बाद लोगों को थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिली, जो रिवोल्यूशनरीज थे, ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, ठीक है, लोम्बार्डी को अनेक्स कर लिया गया। सिमिलरली गलीबर्दी का भी जो डिस्कस किया, जो सदर्न कैंपेन था साउथ इटली में, जो डिफीट किया रूलर्स को, टू सिसिलीज के बॉर्बन किंग्स को डिफीट किया, ठीक है। और एक बड़े लेवल पर आंदोलन चलाया जिसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया है, रेड शर्ट मूवमेंट। इसके अलावा प्रोक्लेमेशन ऑफ किंगडम, और उसके बाद में जो है 1861 में इटली के किंगडम का प्रोक्लेमेशन हो गया और विक्टर इमैनुअल सेकंड को क्या क्लेम कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया गया, वहां का किंग प्रोक्लेम कर दिया गया था, ठीक है। रोम और वियनेटा वर स्टिल रिमेनिंग, ये नहीं हो पाया था, बाद में हुआ था। फिर 1867 में देखिए 71 तक चलेगा। 66 में क्या हुआ, अनेक्स कर लिया गया। क्या अनेक्स कर लिया गया, वेनेटिया को अनेक्स कर लिया गया और फॉलोइंग इट इज अलायंस, और इटली का अलायंस कर लिया गया। किसके साथ अलायंस कर लिया गया था, तो प्रूशिया के साथ अलायंस हो गया था इसका, ठीक है। इसके ड्यूरिंग द हम कहते हैं ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर के टाइम में, ठीक है। तो ये कुछ तमाम जो इवेंट्स थे दैट लेड टू द यूनिफिकेशन, ठीक है।
और आप फाइनली देखेंगे 1870 में, तो फाइनल 1870 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। 1870 में एक बड़ा इवेंट यह हुआ कि रोम एनेक्स हो गया। जब रोम एनेक्स हुआ तभी फाइनल यूनिफिकेशन कहा गया। किसका फाइनल यूनिफिकेशन कहा गया? इटली का फाइनल यूनिफिकेशन कहा गया 1870-71 में, ठीक है। द फ्रेंच ट्रूप्स विड्रू फ्रॉम, और फ्रांस की जो सेना थी वो रोम से विड्रू कर गई इसी फ्रैंको प्रूशियन वार के टाइम में, जो कि आपका 1870-71 में हुआ, ठीक है। और रोम एंटर कर गई, इटालियन ट्रूप्स एंटर्ड रोम, और जब इटली की ट्रूप्स जो है वो रोम एंटर करी तब जाकर कहा गया यूनिफाइड इटली, और रोम को कैपिटल बना दिया गया। किसका कैपिटल बना दिया गया? इटली का, ठीक है। और तब फाइनली हम कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन हो गया इटली का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यह क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट हम लोग अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ह्यूमैनिटीज मेनिया।